Hi everybody. We have already discussed about the introduction to payment of wages act और इसके क्या क्या डेफिनेशंस हैं, यानी कि क्या क्या चीजें हमें जानना जरूरी है ताकि हम इस एक्ट को प्रॉपरली समझ पाएं। अब आज से हम ये सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं, ठीक है। We'll start with section 3 that is responsibility of payment of wages. हम सब कहीं ना कहीं काम करते हैं और जब हम काम करते हैं तो we expect a salary, a payment from that particular individual or that particular organization. So here we'll discuss about कि ये जो responsibility है wages देने की ये किसकी है। अगर कल को ऐसा होता है कि you are working in a company and you are not getting your wages properly तो हम किसको sue कर सकते हैं या किसके against action ले सकते हैं। तो responsibility of payment of wages इसमें ये कहते हैं कि इसका फर्स्ट पार्ट बेटा कि हर एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेमेंट करे। एम्प्लॉयर की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस चीज की? पेमेंट की, ठीक है। अब ये एम्प्लॉयर किसको कहेंगे हम? क्योंकि ऐसा होता है बहुत सारी कंपनीज में कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहां पे जो ओनर्स हैं दे आर नॉट अवेलेबल, अ मैनेजर इज मैनेजिंग दैट पर्टिकुलर यूनिट। तो उस केस में क्या हमारा जो एम्प्लॉयर है वो ओनर ऑफ द कंपनी होगा या फिर जो मैनेज कर रहा है द मैनेजिंग डायरेक्टर और द सीईओ, ही विल बी द ओनर, ही विल बी द एम्प्लॉयर पर्टिकुलरली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसके बारे में एक एक्ट ने क्लियरली डिफाइन किया है, ठीक है। ए डिफाइंस कि अगर फैक्ट्री है आपकी, ठीक है, अगर आप एक फैक्ट्री में वर्क कर रहे हो तो जो मैनेजर है बेटा, द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट, ठीक है, अगर आप एक फैक्ट्री में वर्क कर रहे हो। क्लियर? दूसरा, अगर आप इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में वर्क कर रहे हो, इफ यू आर वर्किंग इन एन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, तो उस समय पे कौन है? तो जो सुपरविजन और कंट्रोल कर रहा है, मतलब जो सुपरवाइजर है, ठीक है, जो सुपरवाइजर है या जो कंट्रोल कर रहा है, जो कंट्रोलर है उस पर्टिकुलर यूनिट का, ठीक है, उस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट का, उस पर्टिकुलर यूनिट का जो कंट्रोलर है, ही विल बी डीलिंग विद द पेमेंट पार्ट, ठीक है। सेक्शन सी कहता है कि अगर आप रेलवे में हो, मतलब आप रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हो, इफ यू आर वर्किंग इन अ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, देन व्हाट? तो द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने जिसको नॉमिनेट किया है, द नॉमिनेटेड पर्सन, क्योंकि इट्स अ गवर्नमेंट यूनिट है ना, गवर्नमेंट इसको चलाती है, तो डायरेक्टली, क्योंकि कभी कभी होता है बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, ठीक है, किसी एजेंट के थ्रू या किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, दे आर नॉट परमानेंट वर्कर्स। तो हर कोई, देखो कितने सारे वर्कर्स है रेलवे में, अगर हर कोई जाकर के ऐसे स्यू करने लगेगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट ना, इट विल वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। तो उस कंडीशन में रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी नॉमिनेटेड पर्सन है हु इज देयर टू लुक आफ्टर द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, nominated person to look after railway administration, तो ये पर्सन जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो यहाँ पे एम्प्लॉयर की तरह एक्ट करेगा एंड ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट्स। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के अंडर हैं, जैसे कि कभी भी हमारे घरों में काम लगता है, मतलब कुछ रिपेयरिंग का काम है या फिर आप अपनी बिल्डिंग बनवा रहे हो, तो यू सी दैट यू आर नॉट डीलिंग विद द वर्कर्स डायरेक्टली, आप एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हो और वो व्यक्ति जो है वो डील करता है सारे जो भी वर्कर्स होते हैं, कितने वर्कर्स कितने दिन में काम करेंगे, है ना, कितना पेमेंट लेंगे, दैट इज ऑल डेल्ट बाय द कॉन्ट्रैक्टर। तो उस केस में कॉन्ट्रैक्टर, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में हो तो द कॉन्ट्रैक्टर, या फिर या तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में हो, जस्ट अ सेक, इफ यू आर अंडर कॉन्ट्रैक्ट अंडर अ पर्सन, तो फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है या फिर डेजिग्नेटेड पर्सन, हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर भी बहुत बिजी है भाई, बहुत बिजी है वो, तो उन्होंने किसी को डेजिग्नेट कर दिया है कि भाई आप जो है वो इस एरिया के जितने यूनिट्स हैं उसको देखिएगा, ठीक है। तो उस केस में द कॉन्ट्रैक्टर और द डेजिग्नेटेड पर्सन, ही विल बी एक्टिंग एज द एम्प्लॉयर एंड ही विल बी लायबल फॉर ऑल द पेमेंट्स, ठीक है। सेक्शन ई कहता है अगर कोई और केस है, ठीक है, अगर कोई और केस है तो एनी पर्सन डेजिग्नेटेड जिसको भी ये जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है, जिसको भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि सैलरीज को टाइम से देना है, जैसे आपकी कंपनीज में एचआरस होते हैं ना, डिपार्टमेंट होता है पूरा, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, वेयर डू यू गो टू दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। आप ऐसा नहीं है कि आप सीधे ओनर से बात करने लगते हैं, बिकॉज कोई भी डेजिग्नेटेड पर्सन, तो ही विल बी एक्टिंग एज एम्प्लॉयर एंड ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट, ठीक है। अब इसका ये तो सेक्शन 1 है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेमेंट की। अब थर्ड का पार्ट 2 यानी कि थर्ड का सेक्शन 2 ये क्या कहता है कि अगर इन सब में से कोई भी आगे नहीं आता है, मतलब ये लोग सब अपना हाथ झाड़ लेते हैं, बोलते कि
नहीं भाई हम कुछ कुछ ऐसा बहाना दे देते हैं, ठीक है, या फिर बोलते हैं कि हमारे पावर में नहीं है, मैंने तो जॉब छोड़ दी है, अब मेरे अंडर में नहीं आता है, ऐसा कुछ भी बहाना देते हैं, देन ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? देन इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओरिजिनल एम्प्लॉयर। जो ओरिजिनल एम्प्लॉयर है, जिसकी वो कंपनी है, जिसकी वो यूनिट है, बी इट गवर्नमेंट बी इट प्राइवेट, उस कंडीशन में वो एम्प्लॉयर ही रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? आपके पेमेंट के लिए, ठीक है। तो ये लॉ कहता है पहले तो लॉ ने थोड़ी सहूलियत दी, थोड़ा सा आपको बेनिफिट दिया कि भाई एम्प्लॉयर इज वेरी बिजी, तो वो क्या है, किसी को डेजिग्नेट कर सकते हैं या किसी को हायर कर सकते हैं, या फिर जो भी वहां पे मैनेज कर रहा है वो पेमेंट दे सकता है। पर ये भी कहा कि अगर वो लोग सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से नहीं निभाते हैं और अगर जो एम्प्लॉई है उसके राइट्स का वायलेशन होता है, उस केस में द ओरिजिनल एम्प्लॉयर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द पेमेंट्स। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। डोंट फील शाय आस्किंग क्वेरीज, अगर आपको क्वेरीज है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, है ना। चलिए सेक्शन 4 क्या कहता है? फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड। अच्छा, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी कहीं काम कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर कभी ना कभी काम किया होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो यू वुड हैव सीन मेनी पीपल, है ना, आपके फैमिली में हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कहीं पे काम करते हैं। तो आपने कभी नोटिस किया है कि उनकी जो सैलरी है वो 1 से 7 तारीख के बीच में आती है? You always see कि देयर द पेमेंट ऑफ सैलरी दैट इज फ्रॉम 1 to 7। ये कहाँ से आया है? क्यों नहीं 15 तारीख, क्यों नहीं 20 तारीख? वाई 7 ओनली? तो इट इज बिकॉज देयर इज अ फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड बेटा, ठीक है, कि वेज पीरियड जो है वो फिक्स किया गया है कि इतने, और 1 महीने की सैलरी क्यों आती है? ऐसा क्यों नहीं होता है कि 2 महीने की सैलरी आ रही है, फिर 5 महीने की सैलरी आ रही है? वाई 1 मंथ ओनली? बिकॉज आप भले आपको नहीं पता है कि ये टेनर फिक्स किया गया है, बट द एम्प्लॉयर जो आप जिसने आपको एम्प्लॉय किया है वो इन एक्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। दे नो कि अगर किसी को भी थोड़ा भी पता होगा तो दे विल बी इन डेंजर। सो दैट्स वाई ये जो फिक्सेशन है, ये जो वेज पीरियड का फिक्सेशन है, ये एक्ट ने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। क्या कहा है कि कंपनी को, जो भी आपका एम्प्लॉय, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उनको क्या करना पड़ेगा? पीरियड फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स पीरियड होना चाहिए वेजेस का, ठीक है। किसी का वीकली हो सकता है जो वर्कर्स होते हैं, किसी का डेली हो सकता है कि रोज पर काम करेंगे रोज पैसे लेंगे, किसी का वीकली हो सकता है, और ये फिक्स आपको करना पड़ेगा। जहां भी वो काम कर रहे हैं उनको ये पीरियड फिक्स करना पड़ेगा। और इसका सेकंड प्रोविजो क्या कहता है? द सेकंड सेज इट शुड बी मैक्सिमम 1 मंथ। 1 महीने से ज्यादा का पीरियड नहीं होना चाहिए। नाउ यू अंडरस्टैंड कि क्यों हमें मंथली सैलरी मिलती है। वीकली भी मिल सकती है, पर बहुत ज्यादा मतलब तुरंत ऐसे पेमेंट का बर्डन हो जाएगा। पर 2 महीने में क्यों, 2 महीने की सैलरी एक साथ क्यों नहीं मिलती कि 2 महीने मिलेगी? और अगर ऐसा कभी होता है किसी सिचुएशन में, कहीं आप काम कर रहे हो और मे बी उनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है या जो भी रीजन है, तो दे रिक्वेस्ट यू कि सर आपकी जो सैलरी है वो अगले महीने आ जाएगी, यू डोंट पैनिक अबाउट इट, ऐसा बोलते हैं। ऐसा कभी सुना हो कि वो बोलते हैं कि नहीं आज से हर 2 महीने पे सैलरी आएगी? नो, बिकॉज द एक्ट प्रोवाइड्स इट। ये एक्ट ये कहता है कि भाई आपको मैक्सिमम 1 मंथ से ज्यादा का टेनर आपको नहीं लेना है। आपको पीरियड एक तो फिक्स करना है कि इतने इतने में आपकी सैलरी आएगी, और वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा। और अगर आपको नहीं पता, मतलब आप अगर आपने फिक्स भी किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मर्जी से 6 महीने की सैलरी देंगे। यू हैव टू फिक्स अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 मंथ। 1 मंथ इज द मैक्सिमम टेनर जिसमें सैलरी को होल्ड किया जा सकता है, ठीक है। चलिए सेक्शन 5, टाइम ऑफ पेमेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव तो ठीक है, पर आपको भी पता होना चाहिए, बिकॉज होता है ना कि अगर हम किसी कंट्री में रह रहे हैं और जिन चीजों से हमारा वास्ता है, कम से कम उससे रिलेटेड लॉज तो हमें पता होना चाहिए, ताकि सामने वाला हमें ना तो एक्सप्लॉइट कर सके और ना तो हमें ऐसा है ना कि लैक ऑफ नॉलेज का फायदा उठा सके। तो उस तरीके से जो आपका है टाइम ऑफ पेमेंट क्या होता है, तो देखिए क्या है टाइम ऑफ पेमेंट। फर्स्ट का 5 का फर्स्ट का ए, ठीक है। अगर कोई रेलवे है, कोई फैक्ट्री है, ठीक है, रेलवे है या फिर फैक्ट्री है, ठीक है, जिसमें कि एम्प्लॉय जो है, देखो ये सो थोड़ा सा टेक्निक वो है, डेटा वाला नॉलेज है, तो ये आपको याद रहेगा ना, तो ये एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा।
अगर कोई रेलवे एस्टेब्लिशमेंट है, कोई फैक्ट्री है, या कोई अदर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, और एनी अदर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, और उसमें कितने लोग काम करते हैं, 1000 लोग काम करते हैं, 1000 पर्सन काम करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम, कम हो सकते हैं, मैक्सिमम 1000 पर्सन काम करते हैं, उस कंडीशन में सैलरी जो है वो 7 तारीख तक यानी 7th डे तक आ जानी चाहिए। नाउ यू अंडरस्टैंड क्यों 7 तारीख तक सैलरी आती है। आपने सुना होगा ना कि सैलरी जो है वो 1 से 7 के बीच में आती है हमारी, या 1 से 5 के बीच में आती है। क्यों? क्योंकि इस पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट ने एक मैक्सिमम टाइम दे रखा है कि 7 तारीख तक यानी 7वें दिन तक आपको पूरा पेमेंट सामने वाले का क्लियर करना है, ठीक है। और सेकंड क्या है, सेकंड कहता है कि यही रेलवे, मतलब यही है रेलवे फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट, अगर उसमें 1000 से ज्यादा है, ठीक है, अगर 1000 पर्सन से ज्यादा है तो इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज। ये एक्ट भी समझता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, मतलब 10,000 एम्प्लॉइज हैं, मान ले 20,000 एम्प्लॉइज हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो दे गिव अ टाइम पीरियड ऑफ 10 डेज, ठीक है। तो जो बड़ी कंपनीज, बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जहां 1000 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वहां पे 10 तारीख तक की सैलरी आती है, 10 तारीख तक मैक्स, और जो 1000 तक के, मतलब जो 1000 पर्सन तक के हैं, वहां पे 7000 की तक की सैलरी आती है, मतलब सॉरी 7 बोलूं, 7th डे तक सैलरी आती है 1000 लोगों के बीच में, ठीक है। चलिए, अब एक प्रोविजियो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो हमारे डॉक्स में काम करते हैं, ठीक है, शिप में जो सामान वगैरह कंटेनर्स खाली करते हैं, ठीक है, वॉफ में काम करते हैं, या फिर जेटी में काम करते हैं, डॉक में काम कर रहे हैं, वॉफ में, जेटी में काम कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, उनको काम कैसे मिलता है पता है। उनको क्या है कि पहले उनको अपना काम खत्म करना होता है, मतलब जो कंटेनर्स वगैरह खाली करवाने हैं या भरवाना है कंटेनर पूरा, क्योंकि दे आर वेरी बिग, बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं ना। तो उस कंडीशन में जो जब उन्होंने काम खत्म कर लिया तब उनका पेमेंट होता है, ठीक है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप एक टेनर स्टैब्लिश कर लो, क्योंकि उनका काम, उनका जो पेमेंट है वो उनके काम के हिसाब से होता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या है कि इस चीज का भी एक्ट ने ध्यान रखा है और कहा है क्या कि जैसे ही आपने काम कर लिया, मतलब जैसे ही काम कर लिया उसके 7th डे यानी 7th डे ऑफ द कंप्लीशन ऑफ वर्क, उसमें आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें फिक्स टेनर नहीं रख सकते थे कि हर मंथ में होगा, क्योंकि उनका वर्क ही उस हिसाब का है कि उनका काम के हिसाब से उनके पैसे होते हैं, ठीक है। तो क्या कहा गया है, 7th डे ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, यानी कि जैसे ही आपने वर्क खत्म किया वैसे ही 7वें दिन आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सेकंड क्या कहता है, इसका सेकंड, फर्स्ट है, ध्यान दीजिएगा बेटा, 5th है टाइम ऑफ पेमेंट, उसके अलग अलग पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है उसका A एंड B। नाउ वी विल गो टू सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि अगर आपने टर्मिनेट किया है, एम्प्लॉयमेंट को टर्मिनेट किया है, ठीक है, और आपने सामने वाले को कहा कि भाई अब कुछ भी रीजन है लेकिन आप कल से मत आना, तो उस कंडीशन में जो भी उनका हिसाब किताब है वो आपको कब करना पड़ेगा, आपको 2 दिन के अंदर यानी कि 2nd वर्किंग डे तक करना पड़ेगा। अगर बीच में संडे आ जाता है तो इट्स अ प्रॉब्लम, पर 2 वर्किंग डे में आपको उनका हिसाब किताब करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, जैसे होता है ना, आपने सुना होगा, मतलब दैट इज नॉट लीगल, बट आपने सुना होगा कि बहुत लोग ऐसे पैसे अटका के रखते हैं। अगर आपने जॉब बिना सैलरी लिए छोड़ दी, या फिर ऐसा होता है कि अगर उन्होंने टर्मिनेट किया तो क्या है कि वो पैसे देने में आनाकानी करते हैं। वो इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि आप लॉ नहीं जानते हैं। जब आपको लॉ पता होगा तो आप बता सकते हैं कि आई कैन गो टू द प्रॉपर कोर्ट, मैं कोर्ट जा सकता हूँ इस चीज के लिए। क्यों? क्योंकि इवन इफ द पर्सन टर्मिनेट्स यू, तो भी आपका जो पिछला जो आपने काम किया है वो आपका राइट है ना, और जो भी आपने काम किया उसका पेमेंट लेना आपका अधिकार है। तो उस कंडीशन में आपको 2nd वर्किंग डे तक, दूसरे वर्किंग डे तक आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए, ऐसा लॉ कहता है, ठीक है। चलिए, थर्ड क्या कहता है, हाँ इसमें एक थोड़ा सा और है, थोड़ा सा एक पार्ट और है इसका। ये है कि आपने टर्मिनेट किया, ठीक है, कंपनी, अगर मान लेते हैं कंपनी ही क्लोज हो गई, ऐसा मान लेते हैं कि आप टर्मिनेट उसने क्यों किया, एक तो हुआ कि टर्मिनेट इसलिए किया क्योंकि उनको आपकी सर्विसेज नहीं अच्छी लग रही है, या फिर उनको कोई और हायर करना है, कम पैसे में कोई और मिल गया हो, वॉट एवर मे बी द रीजन। पर अगर कंपनी ही क्लोज हो गई है उस कंडीशन में क्या, तो उस कंडीशन में भी यही होगा कि जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको 2nd वर्किंग डे तक उनको पेमेंट क्लियर करना है, ठीक है। बिकॉज अगर कंपनी भी क्लोज हुई है देन दिस इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्कर, वर्कर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तभी मैं कहती हूँ कि विथ
ग्रेटर राइट्स कम ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना। जब आप एम्प्लॉयर हैं, आप बहुत सारा प्रॉफिट कमा रहे हैं अपने बिजनेस से, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है। और एक एम्प्लॉय है जो कि एक लिमिटेड सैलरी में काम कर रहा है, बीट आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तब भी उसको कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये उसका कहीं ना कहीं उसको एक बेनिफिट भी मिला हुआ है। क्या बेनिफिट मिला हुआ है बेटा? कि वो जो है वो कंपनी के लॉसेस और प्रॉफिट्स में, अगर प्रॉफिट्स में इन्वॉल्व नहीं है तो लॉसेस में भी इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है, उसकी सैलरी उसको प्रॉपर मिलेगी। चलिए पार्ट थर्ड क्या कहता है? पार्ट थर्ड कहता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो किसी जनरल या स्पेशल ऑर्डर से देखो हमेशा क्या है कि सिचुएशन का हम कुछ कह नहीं सकते, है ना, कि कभी कभी ऐसा होता है कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, या कुछ ऐसी घटना हो जाती है जैसे कोविड पैंडेमिक। ये एक ऐसी घटना थी जो किसी ने सोचा भी नहीं था, तो कोई भी हम ऐसा एक्ट ये सोच के तो नहीं बनाए होंगे कि भाई कोई पैंडेमिक आएगा और हमको ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो इसलिए हमेशा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एक वो दिया जाता है, एक लेवरेज दिया जाता है। इसलिए कह रही हूँ कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ईदर बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, या तो जनरल या तो स्पेशल ऑर्डर के थ्रू कुछ चीजों में एग्जेम्पशन दे सकता है, ठीक है। ये टेनर है, ये है, इसमें किन चीजों में वो क्या होता है कि जैसे रेलवेज में, मतलब प्राइवेट में तो नहीं देगा, पर जो रेलवेज हैं, ठीक है, तो हो सकता है उसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रही है, कुछ सर्वर का इश्यू चल रहा है, तो उस कंडीशन में द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन कंसिडर, ठीक है, ठीक है। या फिर जो डेली रेटेड वर्कर्स हैं पीडब्ल्यूडी में, डेली रेटेड वर्कर्स हैं पीडब्ल्यूडी, तो इस कंडीशन में वो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा लेवरेज दे सकते हैं कि हाँ भाई ये कंडीशन चल रही है तो हमको ये समझना चाहिए, एंड द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में ऑर्डर द सेम, ठीक है। पर हाँ, अब ऐसा नहीं है कि ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो ऐसा नहीं है कि ये खुद से डिसीजन ले ले कि भाई हमें, तो फिर ये तो गवर्नमेंट का फायदा हो जाएगा। तो कोई भी डिसीजन अगर लिया जाएगा तो कंसल्टेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा रहेगा, कंसल्टेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि बेटा ये बहुत बड़ा डिसीजन है और बहुत लोगों के राइट्स हैं, बहुत सारे लोगों के राइट्स इससे जुड़े हुए हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट भी है ना तो वो किसी के राइट्स को नहीं चुरा सकती, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी अगर डिसीजन ले रही है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के उससे ले रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन से ले रही है, ठीक है। चलिए सेक्शन 4 क्या कहता है? जितने भी पेमेंट्स हैं वो कब होंगे? वो वर्किंग डे को होंगे, ठीक है, पेमेंट्स ऑन वर्किंग डे। तभी मैंने हर जगह क्या लिखा है? वर्किंग डे लिखा है, ठीक है, हर जगह देखो यहाँ पे लिखा है सेकेंड वर्किंग डे, सेकेंड वर्किंग डे, वर्किंग डे, यानी कि ऐसा नहीं कि अगर मान लेते कि 4 दिन की छुट्टी लग रही है, ठीक है, मान लेते कि गांधी जयंती है, फिर संडे है, ऐसे 2-3 दिन की छुट्टी हो गई, तो यू कैन नॉट क्लेम कि भाई हमको तो सेकेंड डे बोला गया था। नहीं बेटा, सेकेंड वर्किंग डे बोला गया है ना। तो जितने भी पेमेंट्स होंगे वो कब होंगे? वर्किंग डे को होंगे। दिस इज व्हाट सेक्शन 4 सेज, ठीक है। चलिए आपका दिस सेक्शन 5 इज कंप्लीटेड। सेक्शन 5 के 4 पार्ट्स हैं। नाउ कमिंग टू सेक्शन 6, ठीक है। वेजेस कैसे दिए जाएंगे बेटा? तो वेजेस जो है वो तो या तो कॉइन यानी कि करेंसी में दिए जाएंगे, कॉइन, करेंसी नोट्स, ठीक है। देखो ये एक्ट कब का है? तो ये एक्ट 36 का है। तो उस समय पे क्या है कि जैसे अभी है कि कॉइन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी की सैलरी इतनी भी कम नहीं है कि कॉइन में दी जाए। पर उस समय पे क्या था, इन्फ्लेशन इस लेवल का जो अभी है वो नहीं था, है ना। तो उस समय जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे या उससे थोड़ा पहले, थोड़ा सा बाद में क्या था कि इतने सैलरी थी, मतलब इतने वेजेस लोगों को मिलते थे कि वो कॉइन्स में भी हो जाए, इसीलिए उस हिसाब से लिखा है कि कॉइन्स में भी दे सकते हैं, करेंसी नोट में, पर नाउ डेज इट्स नॉट पॉसिबल। तो कॉइन्स में दे सकते हैं, करेंसी नोट्स में दे सकते हैं, या तो चेक में दे सकते हैं, या तो फिर क्या कर सकते हैं, क्रेडिट कर सकते हैं बैंक में, ठीक है। तुम समझ रहे हो कि उस समय पे जब ये एक्ट बना है तब भी लोगों का, मतलब उस समय फाइनेंशियल इंक्लूजन इतना नहीं था, लोगों के ना बैंक अकाउंट्स थे, तो बैंक अकाउंट नहीं होगा तो चेक भी क्या ही करेंगे वो, है ना, क्योंकि बैंकिंग सर्विसेज में इतना ज्यादा इंक्लूजन ही नहीं था। पर उस समय भी लोगों ने जो लॉ मेकर्स हैं, दे फोरसीड इट कि भाई आने वाले टाइम में जैसे जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा उस तरह से हमको क्या है कि क्रेडिट इन बैंक और चेक का भी प्रोविजन यहाँ पे डालना चाहिए। तो दैट इज अ गुड थिंग कि मतलब जब आप एक लेजिस्लेचर या फिर लॉ मेकिंग का पार्ट बन जाते हैं ना, तो यू हैव टू कंसिडर अ लॉट ऑफ थिंग्स, आपको बहुत सारी चीजें ऐसे कंसिडर करनी पड़ती है, एंड फॉर दैट योर कोर अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट।
तो यहाँ पे क्या है कि आपको जो वेजेस है वो किस में जाएगा, या तो कॉइन में जाएगा, या तो करेंसी नोट्स में जाएगा, या तो चेक में, या तो क्रेडिट इन बैंक, ठीक है। अब जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है बेटा, वो क्या कर सकती है, तो वो बाय नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के थ्रू, नोटिफिकेशन कहाँ आता है, हमेशा ऑफिशियल गजेट में आ रहा है, ठीक है। नोटिफिकेशन जो है वो ऑफिशियल गैजेट में आ रहा है। तो ये जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वाया नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट, ये कह सकती है कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन के सारे जो पेमेंट्स होंगे वो या तो चेक या तो क्रेडिट में होंगे, क्रेडिट इन बैंक अकाउंट में होंगे, ठीक है। इससे क्या पता, इससे जो होता है ना कि लोगों को जितनी सैलरी होती है उससे कम भी दे करके रख रहे हैं, क्योंकि वो कह दे रहे हैं हमने तो कैश में दिया है। तो कहीं ना कहीं चेक रखना मुश्किल हो जाता है ना, कहीं पे ये मॉनिटर करना मुश्किल हो जाता है कि कितने एम्प्लॉइज हैं, कितने लोग पेमेंट ले रहे हैं, है ना। और इस यहाँ पे क्या है कि थोड़ा थोड़ा सा लोग गड़बड़ी करना शुरू करते हैं। तो इसीलिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर चाहे कि भाई कंपनी बहुत बड़ी है और इनका मतलब पूरा स्टेटमेंट रखना जरूरी है, तो वो ऑर्डर ये भी कर सकते हैं कि भाई आप लोगों को जितने भी पेमेंट करने हैं वो या तो चेक में करने हैं या तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट करना है, सो दैट दे कैन कीप अ ट्रैक और वो उसको मॉनिटर कर सकें, ठीक है। आई होप इट्स गेटिंग क्लियर टू यू। देखिए थोड़े थोड़े से स्टेट अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, जो सेक्शंस है ना उसको हर स्टेट ने अपने हिसाब से अपने रूल में इनकॉर्पोरेट करने के लिए थोड़े थोड़े से चेंजेस किए हैं, पर वो बहुत ज्यादा है, हर स्टेट का अलग अलग है, तो वो आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको मेन लॉ पे स्टिक होने की जरूरत है अभी, क्योंकि यू आर गिविंग एन एग्जाम दैट इज ऑफ सेंट्रल नेचर। तो अगर आप किसी स्टेट का एग्जाम दे रहे होते, ठीक है, जो स्टेट के जो प्रोफेसरशिप के एग्जाम्स होते हैं या फिर जो स्टेट ओरिएंटेड एग्जाम्स होते हैं, उस समय पे आपको स्टेट अमेंडमेंट पढ़ने की जरूरत होती है, ठीक है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको स्टेट अमेंडमेंट भी पढ़ना है तो आप मुझे बता सकते हैं, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑफ ऑल द स्टेट अमेंडमेंट्स दैट हैपेंड इन दिस एक्ट, पर एज ऑफ नाउ वी आर स्टिकिंग टू द सेंट्रल पार्ट की आपके मेन लॉ में क्या लिखा है, और स्टेट अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करता है इसको, ठीक है। चलिए 7th, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी और आपके पर्सनल उससे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीजें मुझे लगता है आपको जाननी चाहिए, इट्स इंटरेस्टिंग। 7th सेक्शन कहता है कि कितना डिडक्शन हो सकता है आपके वेजेस से, होता है ना जब हम कहीं काम करते हैं, खासकर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो हमेशा धमकी मिलती है कि भाई अगर ये करोगे तो इतनी सैलरी कट जाएगी, ये करोगे तो इतनी सैलरी कट जाएगी। मीन्स इससे पहले वाइल आई एम वर्किंग हेयर, इससे पहले आई वाज आल्सो वर्किंग इन अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पे ऐसा था कि इफ यू विल टेक अ लीव विदाउट टेलिंग, मतलब अगर कोई इमरजेंसी ऐसा हो गया और आपने बिना बताए लीव लिया तो आपकी 5 दिन की सैलरी कट जाएगी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि आप सोचो कि अगर मैंने 5 दिन छुट्टी ले ली या 6 दिन छुट्टी, 5 दिन छुट्टी ले ली या 6 दिन छुट्टी ले ली, तो मतलब मुझे पूरे महीने सैलरी नहीं मिलेगी, भले मैंने 24 दिन काम किया है। तो क्या ऐसा, अगर ऐसा कोई एम्प्लॉयर बोल रहा है या फिर ऐसा कुछ कोई कह रहा है, तो क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल है? क्या लॉ ये परमिट करता है कि आप पूरी सैलरी काट दो? क्या लॉ ऐसा परमिट करता है कि आप एकदम डिडक्शन इतने सारे कर दो कि इंसान बंदा काम भी कर रहा है तो भी उसको कुछ नहीं मिल रहा है? तो इज इट इवन पॉसिबल? तो चलिए देखते हैं कि कितना डिडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि लॉ ने ये बताया है कि आप कितना डिडक्शन कर सकते हैं, ये एम्प्लॉयर के विल पर काम नहीं करेगा कि आप कितना डिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है बेटा? फर्स्ट पार्ट कहता है कि जो वेजेस हैं, ठीक है, वो एक एम्प्लॉयड जो पर्सन है उसको पे किए जाएंगे एक्सेप्ट ऑथोराइज्ड बाय द एक्ट, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे डिडक्शंस हैं जो कि एक्सेप्ट यहाँ पे कहे गए हैं कि भाई ये डिडक्शन आप कर सकते हैं। एक सेकेंड, ऑथोराइज्ड बाय द एक्ट कहा गया है कि ये डिडक्शंस आप कर सकते हैं, इसके अलावा आप डिडक्शन को नहीं कर सकते हैं, ये पार्ट 1 कहता है। अब चलिए पार्ट 2 क्या कहता है कि क्या क्या, अब पार्ट 2 जो है वो डिडक्शंस को बताता है, ठीक है। तो मैं आप एक एक करके आपसे डिडक्शंस को शेयर करती हूँ। पहला डिडक्शन क्या है? फाइन। जो फाइन आप, अगर आप कुछ लॉस कर देते हो, कुछ ऐसा कर देते हो जो कि आपने पर्सनल कैपेसिटी में किया और वो कंपनी के एडवांटेज में नहीं था, तो वो पहला डिडक्शन क्या है? फाइन है। दूसरा डिडक्शन क्या है? एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी है, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी है। और तीसरा डिडक्शन क्या है? डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस,
मान लेते हैं मुझे कोई चीज रखने के लिए दी गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं और कोई मान लेते सिस्टम ही दिया उन्होंने, जो आपका डेस्कटॉप होता है डेस्कटॉप दिया। अब वो डेस्कटॉप कंपनी की प्रॉपर्टी है बट मेरे पोजीशन में, ताकि मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकूं प्रॉपरली। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मैंने वो सिस्टम को घुमा दिया या फिर मैंने उस सिस्टम मेरी वजह से डैमेज हो गया, जो कि कोई इंटरनल डैमेज नहीं है, ठीक है, वो क्या हो गया कि मुझसे गिर गया या फिर वो टूट गया, तो उस कंडीशन में भी वो डैमेज कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? बाय डिफॉल्ट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, बिकॉज आई एम द एम्प्लॉय। तो ये डिडक्शन जो है वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो पहला क्या है? फाइन है, और भी है। पहला फाइन है, दूसरा एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी है, तीसरा क्या है? डैमेज और लॉस अगर मेरी कस्टडी में है, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉयज कस्टडी। तो अगर मेरी कस्टडी में है और कुछ लॉस हो जाता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? ऑफ कोर्स जो अगर मेरे कस्टडी में है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, तो वो भी इसमें डिडक्शंस में काउंट होता है, ठीक है। थर्ड और क्या है? हाउस एकोमोडेशन के लिए, ठीक है। हाउस एकोमोडेशन होता है ना, बहुत सारी कंपनीज जो है वो क्या करती हैं, आपको हाउस एकोमोडेशन देती है। गवर्नमेंट तो देती ही है, प्राइवेट भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हो गई हैं जो हाउस एकोमोडेशन देती हैं, जो बाहर के लोग हैं, बाहर से आए हैं, है ना। तो उसके लिए क्या होता है, एक सर्टेन अमाउंट होता है जो कि डिडक्ट होता है आपके उससे, और उसके हिसाब से फिर आपका जो डिडक्शन है, मतलब वो है जो हाउस अलाउंस है वो कटता है ना। तो वो भी क्या है, वो भी दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिडक्शन। देन और क्या होता है? तो एमिनिटीज एंड सर्विसेज बाय द एम्प्लॉयर, एमिनिटीज एंड सर्विसेज बाय एम्प्लॉयर। बहुत सारी जगह पे ऐसा है, खासकर जो नाइट शिफ्ट होती है, ठीक है, या फिर जो इवनिंग से शुरू होती है नाइट तक की होती है, तो वहां पे लंच मतलब डिनर फैसिलिटी होती है, या फिर ऑफिस में भी ऐसा होता है कि लंच फैसिलिटी होती है लोगों के लिए। तो वो जो सर्विसेज है वो एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है, अगर आप उसको नहीं लोगे तो फिर आपको क्या होगा, उसका पेमेंट मिल जाएगा, जो भी 1000 1500 2000 जो भी होता है वो पेमेंट मिल जाएगा। और अगर आप वो सर्विसेज ले रहे हो तो आपकी सैलरी से वो अमाउंट डिडक्ट होगा, तो दैट विल ऑल्सो अमाउंट टू डिडक्शंस। तो क्या क्या डिडक्ट हो सकता है? फाइन है आपका, आप अगर छुट्टी लेते हो तो वो डिडक्शन होगा, अगर आपके पेड लीव खत्म हो गए हैं, अगर आपने कोई डैमेज किया है, लॉस किया है, जो कि आपके कस्टडी में थी कोई सामान, तो उसमें तो वो भी डिडक्ट होगा। देन आपका हाउस एकोमोडेशन, फिर एमिनिटीज एंड सर्विसेज ऑफ एम्प्लॉयर, ठीक है। इसके अलावा और क्या होगा, डिडक्ट होगा? तो रिकवरी ऑफ एडवांसेस, ठीक है। अगर आपने कोई सा भी एडवांस लिया है, किसी भी चीज के लिए आपने एडवांस लिया है, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, आपकी सैलरी से कटेगा। फॉर एग्जाम्पल की एडवांस आपने अपने पर्सनल यूज के लिए लिया है, मान लेते पर्सनल यूज के लिए नहीं भी लिया है, फिर भी ऐसा हो सकता है कि आपने ऐसा लिया हो कि क्या कहते हैं, कहीं आपको जाना है, ठीक है, कंपनी की तरफ से ही जाना है और कंपनी ने आपको 10,000 रुपए दे दिए पहले ही, मतलब बाद में रिम्बर्स नहीं कर रहे, वो पहले ही दे दिया है। तो जब पहले ही दे दिया है तो जाहिर सी बात है, आपने बिल बनाया तो देखा कि भाई 7,000 का खर्चा हो रहा है। तो जब आपने कंपनी में 7,000 का बिल सबमिट किया तो 3,000 क्या होगा, आपकी सैलरी से डिडक्ट होगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही दे दिया है, तो दैट विल ऑल्सो अमाउंट टू डिडक्शन, ठीक है। देन देर इज अ डबल एफ क्लॉज, ये क्या कहता है, डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स, ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन्स। अगर आपने कोई लोन लिया है, ठीक है, कहाँ से भाई, तो वेलफेयर फंड से, मतलब बहुत सारी कंपनी है जिनके वेलफेयर फंड होते हैं, वहां के एम्प्लॉयज, मतलब ये सारी चीजें एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए दी जा रही है। तो कोई वेलफेयर फंड है, वहां से आपने लोन लिया है, तो वो क्या होगा कि आप मान लेते हैं कि आपकी सैलरी है 20,000 रुपीज एंड यू हैव टेकन अ लोन ऑफ 1 लाख रुपीज, तो आपका क्या होगा, 5,000 मान लेते हैं कि आपने हर महीने कटवाने का बोला है, तो वो भी डिडक्शन जो है दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ डिडक्शन, ठीक है। देन जी, इनकम टैक्स, जो आपका इनकम टैक्स जो डिडक्ट होता है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिडक्शन जो गवर्नमेंट के थ्रू है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मान लेते हैं कि कोई केस चल रहा था, ठीक है, तो कोर्ट ने कोई डिडक्शन को वो किया है, ठीक है, बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो कोई कोर्ट का ऑर्डर है कि भाई ये डिडक्शन आपके सैलरी से जो है, आपने कुछ लॉस कर दिया है, हम कोर्ट में गए और कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई 2,000 रुपए हर महीने इस एम्प्लॉय के सैलरी से डिडक्ट होगा जब तक कि आपका रिकवरी ना हो जाए। तो उस कंडीशन में ये भी होगा, जो ऑर्डर ऑफ कोर्ट है ये भी डिडक्शन में आएगा, ठीक है। देन और क्या डिडक्शंस होते हैं, तो एडवांसेस फॉर प्रोविडेंट फंड, सबको पता है कि प्रोविडेंट फंड के लिए कुछ पैसे अब हमारी सैलरी से डिडक्ट होते हैं, कुछ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो भी डिडक्शन है, दैट विल आल्सो अमाउंट टू डिडक्शन, ठीक है। चलिए, देन जे,
जे सेस कि अगर आपने कुछ कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, वहां पर आप जमा करते हो, जैसे होता है ना बहुत सारे लोग कहीं कहीं पे जमा करते हैं पैसे, और वहां पे जमा करते हैं, और ये अगर आप खुद कर रहे हो तो आपका खुद डिडक्ट होगा। अगर आपने कंपनी के थ्रू करा रखा है, मतलब कंपनी का कोई कोलैब है और वहां से कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो वहां पर भी अगर आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे वो भी क्या होगा, आपका डिडक्शन होगा। तो पेमेंट टू कोऑपरेटिव्स, ठीक है। तो कोई मतलब किसी स्कीम के थ्रू, ऐसा नहीं है कि आपसे जबरदस्ती ऐसा किया जा सकता है, पर कोई स्कीम है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको लगता है कि हाँ भाई ये दिस इज वेल एंड गुड, जब भी मुझे जरूरत होगी तो आई कैन टेक मनी फ्रॉम देयर, तो आप वो भी जो पैसे जाएंगे वो भी आपका डिडक्शन होगा, ठीक है। देन आपका क्या होगा, रिटन ऑथोराइजेशन चाहिए इसमें, किसके लिए भाई, तो अगर आपने LIC का कोई प्रीमियम ले रखा है, ठीक है, तो वो भी आपने अगर कंपनी के थ्रू ले रखा है और कोई LIC का प्रीमियम है तो वो भी डिडक्शन होता है, दैट विल आल्सो अमाउंट टू डिडक्शन, ठीक है। देन और क्या है, देन इंश्योरेंस आपने ले रखा है अगर कोई सा, किसका भाई, तो इंश्योरेंस ऑफ फिडिलिटी गारंटी बॉन्ड्स। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि फिडिलिटी गारंटी बॉन्ड्स क्या होता है। इसमें मैं इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, इकोनॉमिक्स आपके 2-3 ही क्वेश्चन आएंगे, है ना। सिलेबस का पूरा बाइफिकेशन का वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है सिलेबस के लिए तो आप वो जाकर के देख सकते हैं। फिर M क्या है, तो डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ लॉसेस। रिकवरी ऑफ लॉसेस, ये अब बोलोगे कि मैम आपने तो पहले ही बता दिया लॉसेस, यहाँ पे बताया है डैमेज और लॉसेस। तो क्या होता है बेटा कि जैसे मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने टेंडर दिया हुआ है, टेंडर नहीं मतलब किसी को एम्प्लॉय किया हुआ है कि आपको ये सामान बेचना है। अब सामने वाले ने क्या किया, आप पे आपको काउंटरफिट नोट दे दिया, नकली नोट दे दिया, ठीक है, या फिर आप बैंक में हैं, ठीक है, और बैंक में कोई पैसे जमा करने आया और उसने क्या किया, नकली नोट दे दिया। तो जब नकली नोट दे दिया तो इट्स योर ड्यूटी टू चेक इट। अगर आपने चेक नहीं किया है तो क्या इसका लॉस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उठाएगा। तो जो काउंटरफिट करेंसी है, जो फोर्ज करेंसीज हैं, काउंटरफिट नोट्स हैं, अगर वैसा कुछ आपने लिया है तो उसकी रिकवरी भी आपकी सैलरी से होगी। दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस, आपको बहुत ज्यादा कॉशियस रहने की जरूरत होती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद और क्या है, और रिकवरी क्या हो सकती है, तो भाई अगर आपने बिल नहीं दिया, प्रॉपर इनवॉइस नहीं दिया, ठीक है, या फिर आपने बिलिंग प्रॉपर नहीं की है, मतलब कोई सामान है जो मान लेते हैं कि 500 रुपए की है लेकिन आपका ध्यान नहीं था, आपने 200-300 में ही इसको 300 रुपए लिख दी उसमें, या फिर 1000 का कुछ सामान है, आपने एक जीरो लगाना भूल गया, आपने 100 में दे दी, तो फिर उसका भी, ये भी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए ना वहां पे, तो वो भी जो है वो भी डिडक्शन के अंडर आता है, ठीक है। उसके बाद कौन सी रिकवरी भाई, तो अगर आपने कोई रिबेट दे दिया, ठीक है, रिबेट दे दिया या कोई रिफंड दे दिया जो कि पॉलिसी में है नहीं, आउट ऑफ पॉलिसी जाकर के आपने कोई रिबेट या कोई रिफंड दे दिया है, तो ये भी जैसे कोई व्यक्ति आया सामान खरीदने, ठीक है, जो कि आप गवर्नमेंट स्टोर में काम करो, मतलब गवर्नमेंट ऑथराइज स्टोर में, मतलब रेलवेज में काम कर रहे हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है वो, और कोई चीज है 20 रुपए की लेकिन आपके पहचान वाला कोई, आपने क्या किया, उसको 10 रुपए में दे दिया वो चीज, तो वो क्या ये कोई पॉलिसी थी, क्या ये सबके लिए थी, बिल्कुल नहीं थी। तो इस कंडीशन में भी डिडक्शन कहां से होगा, आपकी सैलरी में से होगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही थी बेटा कि ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा, ठीक है, दिस विल बी अ बिट लेंदी, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्लॉज एंड सब क्लॉजेस है, तो वो चीज आपको समझना जरूरी है, भले आप इसको रटो मत, बट एटलीस्ट आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है ये, ठीक है। देन और क्या डिडक्शन हो सकता है, तो अगर ऐसा है कि आपकी इच्छा है कि आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, लोगों की हेल्प करना चाहते हो, तो भी आप अगर रिटन ऑथराइजेशन देते हो कि देखो जो चीज वॉलेंटरी है वो वॉलेंटरी है, इसमें आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, तो अगर आप रिटन ऑथराइजेशन दे रहे हो और आप चाहते हो कि आप PM नेशनल रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट करो, ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो उस कंडीशन में आपका सैलरी डिडक्ट होगा और वो जाकर के PM नेशनल रिलीफ फंड में जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको रिटर्न परमिशन देनी पड़ेगी, मतलब ये जबरदस्ती नहीं है, ठीक। देन कोई इंश्योरेंस स्कीम है, LIC के अलावा कोई इंश्योरेंस स्कीम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है एम्प्लॉयज के लिए, तो उस कंडीशन में भी अगर आप चाहो तो उसमें आपका पैसा जा सकता है, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं जिसके बारे में आपका जानना जरूरी होता है, ठीक। बस इतना ही है। चलिए अब ये तो हो गया हमारे क्या क्या डिडक्शंस हो सकते हैं, सेकंड पार्ट जो है हमारा उसमें बताया कि क्या क्या डिडक्शंस हो सकते हैं। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है,
थर्ड ये कहता है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन है, टोटल डिडक्शन है, वो कितना होना चाहिए। अब क्या ये इतने सारे चीजें हैं, अगर ये सब किया जाए तो पूरी सैलरी चली जाएगी। तो टोटल कितना डिडक्शन हो सकता है ये भी यहाँ पे मेंशन्ड है। कितना हो सकता है बेटा, कि अगर आप कोऑपरेटिव में पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव में अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपका पैसा जमा है ना, तो अगर आप कोऑपरेटिव में पेमेंट कर रहे हो, इफ यू आर मेकिंग कोऑपरेटिव पेमेंट, ठीक है, कोऑपरेटिव पेमेंट कर रहे हो, मे बी पार्टली, मे बी होलली, मे बी पार्टली और मे बी होलली, तो आपका मैक्सिमम डिडक्शन हो सकता है 75%, क्योंकि बहुत सारे पैसे आपके जो है वो कोऑपरेटिव में इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो मैक्सिमम आपका डिडक्शन 75% हो सकता है। लेकिन अगर आप कोऑपरेटिव में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो और बाकी जगह पे आपका डिडक्शन हो रहा है, तो आपका मैक्सिमम डिडक्शन 50% हो सकता है। यानी कि इससे ज्यादा का डिडक्शन कोई भी कंपनी, कोई कुछ भी, चाहे वो फाइन हो, चाहे कुछ हो, चाहे डैमेज हो, कुछ भी हो, वो आपका 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो 75% और 50% इतना ही रिकवर किया जा सकता है सैलरी से, उससे ज्यादा नहीं। ये नहीं कि पूरी सैलरी, महीने भर काम कराया और सैलरी नहीं दी। ठीक है, अब क्या है कि अब इसका मतलब, ये जो सेक्शन दिया है इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रिवेंट कर रहा है, ये प्रिवेंट नहीं कर रहा है एम्प्लॉयर को कि आपका लॉस भी हो रहा है तो आप छोड़ दीजिए फ्रॉम रिकवरिंग। ऐसा नहीं कह रहा है कि आपका लॉस भी हो रहा है तो आप छोड़ दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा है। कह रहे हैं कि आप सैलरी में से डिडक्ट नहीं कर सकते, आप सामने वाले को पे करने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि आपका लॉस है तो आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन वेजेस में से जो डिडक्शन है वो 50 और 75%, अगर कोऑपरेटिव में इन्वेस्ट हो रहा है तो 75% और अगर नहीं हो रहा है तो 50%, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको लगता है तो आप किसी भी लॉ, लीगल प्रोविजन के अंडर, अंडर एनी लीगल प्रोविजन, किसी भी लीगल प्रोविजन के अंडर आप इसका पेमेंट जो है वो रिकवर करा सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी सैलरी ही ना दो, ये एक्ट का कहना है। ठीक है, तो काफी लंबा हो गया ये वीडियो बेटा, आगे नेक्स्ट पार्ट से हम सेक्शन 8 से इसको स्टार्ट करेंगे। अभी इसको यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है जो कि डेफिनेशन से डील करता है वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, तो आप उसको देखिएगा तो इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अपने व्यूज हमें जरूर बताइएगा ताकि हमें भी पता लग सके कि आपको ये लेक्चर सीरीज समझ में आ रही है और क्या आप मॉडिफिकेशन इसमें चाहते हैं, क्या क्या चीजें आप ऐड करवाना चाहते हैं ताकि ये आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कर सके। सो कीप स्टडिंग, बाय बाय।